कभी आपने सोचा है कि आपका वजूद कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से आई ये सांस, ये धड़कन, ये शऊर? यूं लगता है जैसे कायनात के पर्दे के पीछे कोई ताकत हमें पुकार रही हो। खामोशी में एक हल्की सी धमक है, जैसे तख्लीक का पहला लम्हा। रोशनी फैलती है, वक्त धारा चल पड़ता है और एक नई कहानी जन्म लेती है। ये कहानी हमारी कहानी है, इंसान की, ज़मीन की और इस राज की कि हम यहाँ क्यों हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो शायद आपके कायनात को देखने का ज़ाविया बदल दे। सोचिए, हम सब इस जिस्म में कैद हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि ये जिस्म किस कदर अजीब, कमाल और पुरअसरार है? ये दिल जो हर पल धड़कता है, ये दिमाग जो हर लम्हा बिजली की चमक पैदा करता है, ये आँख जो रात को अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेती है, ये कान जो हवा के ज़र्रात के इर्तियाश को आवाज़ में बदल देता है, ये इम्यून सिस्टम जो हमें हर रोज मौत के दहाने से बचाता है। ये सब कुछ किसने बनाया, किसने डिजाइन किया, या ये सब हादसा है? आइए पहले जिस्म के अंदर चलते हैं, दिल को देखते हैं। ये एक पंप है जो जिंदगी भर बगैर रुके काम करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक ये रोजाना तकरीबन 7,200 लीटर खून पूरे जिस्म में पंप करता है। कभी कभी हम सोचते भी नहीं कि ये मौजज़ा हमारे अंदर हो रहा है। अगर दिल चंद मिनट रुक जाए तो हम ख़त्म हो जाएं। फिर दिमाग है जिसमें 86 अरब न्यूरॉन हैं। हर न्यूरॉन हज़ारों साइनेप्सिस रखता है। ऑक्सफर्ड न्यूरो साइंस की रिपोर्ट कहती है कि ये नेटवर्क एक सेकंड में क्वाड्रिलियन सिग्नल्स भेज सकता है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग हर लम्हा बिजली के एक तूफान से गुजर रहा है और फिर भी आप सुकून से बैठे हैं। एक बायोलॉजिकल कैमरा है जिसमें लेंस है जो खुदकार तरीके से फोकस एडजस्ट करता है, आयरस जो रोशनी को कंट्रोल करता है, रेटिना जो फोटोन को बिजली में बदलती है और ऑप्टिक नर्व जो ये सब दिमाग तक ले जाता है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इंसानी आंख 10 मिलियन रंग डिस्टिंग्विश कर सकती है। ये एक ऐसा कैमरा है जो खुद रिपेयर भी कर लेता है और खुद लुब्रिकेशन भी फराहम करता है। कान में इतनी बारीक हड्डियां हैं कि चावल के दाने से भी छोटी हैं, लेकिन ये आवाज़ को एम्पलीफाई करती हैं ताकि दिमाग समझ सके कि क्या कहा गया। फिर इम्यून सिस्टम है, ये साइलेंट आर्मी जो रात दिन आपकी हिफाजत करता है। येल यूनिवर्सिटी के मुताबिक सिर्फ एक इंसानी जिस्म में 10-12 इम्यून सेल्स हैं जो हर वक्त गश्त में रहते हैं। वो हर दिन लाखों कैंसर सेल्स को ख़त्म करते हैं जो वरना हमें मार सकते थे। ये सब कुछ इतनी सिमेट्री के साथ बना हुआ है कि जैसे किसी ने ब्लू प्रिंट बनाया हो। 2 आंखें, 2 कान, 2 गुर्दे, 2 फेफड़े, हर चीज़ परफेक्टली बैलेंस्ड है। ऐसा लगता है जैसे ये एक पर्पस के लिए डिज़ाइन हुआ है। डीएनए पर आइए, ये वो कोड है जो हर सेल में लिखा हुआ है, 3 अरब लेटर्स पर मुश्तमिल, और ये आपके जिस्म को चलाने के तमाम अहकामात रखता है। फ्रांसिस कॉलिन्स ने कहा था कि डीएनए इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। जब ये सब देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या ये सब महज इवोल्यूशन के ब्लाइंड प्रोसेस का नतीजा है या कहीं कोई डिज़ाइन था? ये वो जगह है जहां बहस शुरू होती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि कायनात और ज़िंदगी का ये पेचीदा नज़्म सिर्फ इत्तफाक से पैदा नहीं हो सकता। उनके दलाइल सदियों पर फैले हैं। 18वीं सदी के फ़लसफ़ी विलियम पॉले ने एक मशहूर मिसाल दी थी जिसे आज भी वॉचमेकर एनोलॉजी कहा जाता है। वो कहते हैं कि अगर आप किसी सुनसान जंगल में चल रहे हों और वहाँ एक घड़ी मिल जाए जिसके अंदर गियर्स हैं, सुपिंग्स हैं, हैंड्स हैं, सब कुछ परफेक्टली कोऑर्डिनेट, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि ये किसी ज़हीन घड़ीसाज ने बनाया है, क्योंकि एक घड़ी खुद ब खुद रेत और पत्थर से नहीं बन जाती। पेली कहते हैं कि फिर इंसानी आँख को देखो, जो एक कैमरा से ज़्यादा पेचीदा है। ये खुदकार तरीके से फोकस एडजस्ट करती है, रंग देखती है, रोशनी को डिटेक्ट करती है और फिर सिग्नल को दिमाग तक भेजती है। अगर एक आम कैमरा बनाने के लिए डिज़ाइनर चाहिए, तो आँख किस तरह बगैर डिज़ाइनर के बन सकती है? जदीद ज़माने में माइकल बीही जैसे बायोकेमिस्ट इस बहस को और आगे ले गए। वो कहते हैं कि इंसानी जिस्म में ऐसे सिस्टम्स हैं जो इररिड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स हैं, यानी उनका हर पार्ट ज़रूरी है, एक भी मिसिंग हो तो पूरा सिस्टम फेल हो जाए।
मिसाल के तौर पर ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड, ये ऐसा मैकेनिज्म है जो स्टेप बाय स्टेप काम करता है। अगर कोई भी फैक्टर एब्सेंट हो तो खून जमेगा ही नहीं और इंसान मर जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन से कैसे आया, क्योंकि जब तक तमाम पार्ट्स ना हो ये सिस्टम काम ही नहीं करता। इसी तरह फ्लैजेलम नामी माइक्रोस्कोपिक मोटर को देखें, जो बैक्टीरिया को स्विम करने की ताकत देता है। ये एक रोटरी इंजन की तरह काम करता है और इसके तकरीबन 40 पार्ट्स हैं। बीही का कहना है कि ये मोटर किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज पर काम नहीं करता, इसलिए ये एक साथ वजूद में आया होगा और ये उनके नज़दीक डिज़ाइन का सबूत है। पॉल डेविस, जो ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में कॉस्मोलॉजी पढ़ाते हैं, कहते हैं कि द यूनिवर्स अपीयर्स टू बी अ पुट अप जॉब, यानी ये कायनात ऐसे लगती है जैसे किसी ने इसे प्लान किया हो। वो कहते हैं कि फिजिक्स के कवानीन इतने फाइनली बैलेंस्ड हैं कि अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ताकत थोड़ी भी डिफरेंट होती तो ना गैलेक्सीज बनती, ना सितारे, ना प्लैनेट, ना जिंदगी। जॉन पोल्किंग होर्न, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मशहूर मैथमेटिकल फिजिसिस्ट थे और बाद में एंग्लिकन प्रीस्ट बने, कहते हैं कि फिजिक्स के कवानीन महज मैथमेटिक्स नहीं हैं, ये किसी जहन की सोच का अक्स हैं। वो कहते हैं कि व्हेन यू आर वर्किंग विद दीज इक्वेशंस, यू आर सिंपली थिंकिंग गॉड्स थॉट्स आफ्टर हिम। रॉबन कॉलिंस जैसे फलसफी फाइन टोनिंग आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं। वो कहते हैं कि कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतने प्रिसिजन के साथ ट्यून्ड हैं कि अगर उनमें से कोई एक बॉल बराबर चेंज हो जाती तो कायनात में एटम्स एग्जिस्ट ना करते। कॉलिंस लिखते हैं कि ये ऐसे है जैसे एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी परफेक्टली ट्यून हो ताकि सिर्फ जिंदगी का सिग्नल आए। और फिर फ्रांसिस कॉलिंस हैं, वो साइंसदान जिन्होंने हुमायूं जीनोम प्रोजेक्ट को लीड किया और पहली बार पूरे डीएनए को डिकोड किया। वो कहते हैं कि जब उन्होंने डीएनए देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी अजीम जहन की लिखाई पढ़ रहे हों। उनके अल्फाज थे, आई हैव फाउंड देयर इज अ रैशनल बेसिस फॉर अ बिलीफ इन गॉड। डीएनए इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। ये सब दलाइल एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करते हैं, ये सब कुछ इतना परफेक्टली अरेंज्ड कैसे हो गया? जिंदगी का ये ड्रामा क्यों और कैसे पॉसिबल हुआ? अब आते हैं उन लोगों पर जो कहते हैं कि ये सब एक्सीडेंट है, एक नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ हमें चार्ल्स डार्विन का नाम लेना पड़ेगा, जिन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी और पहली बार नेचुरल सिलेक्शन को समझाया। डार्विन ने कहा कि अगर आपको किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशन मिले और अगर कुछ वेरिएशन सर्वाइवल के लिए फायदेमंद हो तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादा पाए जाएंगे। यूं वक्त के साथ ये छोटी छोटी तब्दीलियां अक्यूमुलेट होती हैं और नई स्पीशीज बनती हैं। रिचर्ड डॉकिंस इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और कहते हैं कि इवोल्यूशन एक ब्लाइंड वॉचमेकर है जो बगैर किसी इरादे के अपैरेंट डिज़ाइन पैदा करता है। वो कहते हैं कि आंख भी स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हुई। पहले सिर्फ लाइट सेंसिटिव सेल्स थी जो रोशनी और अंधेरे में फ़र्क बताती थी, फिर वो कप शक्ल में हो गई ताकि डायरेक्शन का पता चल सके, फिर प्रिमिटिव लेंसेज डेवलप हुई ताकि फोकस हो सके, और आखिरकार एक कॉम्प्लेक्स आंख बन गई जैसी आज हमारे पास है। डॉकिंस अपनी किताब में कहता है कि हर इंटरमीडिएट स्टेज फायदेमंद था, इसलिए वो सरवाइव करता रहा। फॉसिल रिकॉर्ड भी यही बताता है। टिकटालिक नामी फॉसिल एक ऐसी मखलूक का है जो फिश और एम्फीबियन के दरमियान थी। ये दिखाता है कि पानी से खुश्की पर आने का प्रोसेस ग्रेजुअल था। इसी तरह आर्कियोप्टेरिक्स दिखाता है कि परिंदे डायनासोर से इवॉल्व हुए। शॉन कैरल, जो कैलटेक के थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, कहते हैं कि हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि हम ऐसी दुनिया में हैं जो जिंदगी के लिए परफेक्ट लगती है। ये एंट्रोपिक प्रिंसिपल है। वो कहते हैं कि अगर ये कायनात जिंदगी के लिए सूटेबल ना होती तो हम यहां सवाल करने को होते ही नहीं। नील डिग्रास टैसन अक्सर कहते हैं कि कायनात का 99.9% हिस्सा जिंदगी के लिए हॉस्टाइल है। एक्सट्रीम रेडिएशन, वैक्यूम, ब्लैक होल्स, कॉस्मिक एक्सप्लोजन्स,
हम बस एक छोटे से महफूज जजीरे पर हैं और ये हमारे लकी कॉम्बिनेशन का नतीजा है। कुछ साइंसदान मल्टीवर्स थियरी की बात करते हैं। मैक्स टैगमार्क और ब्रायम ग्रीन जैसे कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं कि शायद ऐसी कई कायनातें हैं जिनमें फिजिकल कांस्टेंट्स मुख्तलिफ हैं। हम इसी एक में हैं जहां ये कांस्टेंट्स जिंदगी के लिए सूटेबल हैं। डॉकिंस कहता है कि ये वजाहत मजहबी वजाहत से बेहतर है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम हल कर देती है। लेकिन फिर भी सवाल रह जाता है, अगर मल्टीवर्स है तो उसका ओरिजिन क्या है? इन कवानीन को किसने बनाया जो इन सब कायनातों में काम करते हैं? रॉजर पेनरोज जैसे साइंसदान मल्टीवर्स थ्योरी को स्पेक्युलेटिव कहते हैं और कहते हैं कि ये भी एक तरह से फाइन ट्यूनिंग को टालने की कोशिश है, लेकिन अल्टीमेट सवाल का जवाब नहीं देती। यहाँ एक और सटल पॉइंट भी आता है, एवोल्यूशन और खुदा में कोई ज़रूरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं। डार्विन ने खुद अपनी किताब में लिखा कि आई सी नो गुड रीजन वाई द व्यूज गिवन इन दिस वॉल्यूम शुड शॉक द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनीवन। यानी डार्विन को भी लगा कि खुदा का तसव्वुर और एवोल्यूशन एक साथ चल सकते हैं। आज के दौर में फ्रांसिस कॉलिंस जैसे साइंसदान थीस्टिक एवोल्यूशन की बात करते हैं, यानी खुदा ने कायनात के कवानीन बनाए और फिर नेचुरल प्रोसेसेस के जरिए जिंदगी को अनफोल्ड होने दिया। ये वो मुकाम है जहां मैं आपको सोचने की दावत देती हूँ। क्या आपको ये सब महज इत्तेफाक लगता है या कहीं कोई ग्रैंड माइंड है जो इस कहानी के पीछे है? क्या एवोल्यूशन और डिज़ाइन एक दूसरे के दुश्मन हैं या दोनों एक ही किताब के दो बाब हैं? जब आप अपनी धड़कन सुनते हैं, जब आप अपनी सांस महसूस करते हैं, जब आप रात को आसमान देखते हैं, क्या आपको ये सब एक हादिसा लगता है या ये सब किसी पर्पस की तरफ इशारा करता है? अपनी राय कमेंट्स में लिखें। हम चाहते हैं कि ये मुकालमा आगे बढ़े। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंचे। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सब महज इत्तेफाक है या कोई मंसूबा? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये मुकालमा आगे बढ़े। और जब ये ख़त्म हो जाए तो चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें, शायद वहाँ भी कोई कहानी आपके दिल को छू ले।